नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। क्या बिहार की बैकवर्ड राजनीति, बैकवर्ड पॉलिटिक्स मुहाने पर खड़ी है? क्या 2025 के चुनाव में बैकवर्ड पॉलिटिक्स के अवसान की प्रक्रिया का प्रारंभ होने वाला है? क्या समाजवादी पॉलिटिक्स, कथित समाजवादी पॉलिटिक्स जो बिहार में विगत 4 दशकों से या उससे ज्यादा से हो रहा है, वह चौराहे पर खड़ा है? और क्या यह विचारधारा करवट ले रहा है? ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जिस पर गहन सामाजिक चिंतन की आवश्यकता है। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। जी हाँ, आज हम लोग जिस विषय पर विवेचना करेंगे उस विषय का नाम है पिछड़े की राजनीति मुहाने पर। यूं तो यह विषय बहुत लंबा है, इस पर कई आलेख लिखे जा सकते हैं, लेकिन वीडियो में संक्षेप में और मुख्य बातों को ही रखा जाना संभव हो पाता है और वो प्रैग्मेटिक अप्रोच भी है। इसलिए मैं अपनी बातों को बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो कुछ मूल बातें हैं उस पर जरूर चर्चा करूंगा। इस देश में पिछड़ों की राजनीति और समाजवाद, ये दोनों लगभग एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। समाजवाद की पॉलिटिक्स के यूं तो इस देश में कई एक महान विभूति हुए, कई महनीय कवि हुए, कई महनीय राजनेता हुए, जिन्होंने न सिर्फ देश की आजादी के समय बल्कि देश की आजादी से पूर्व और देश की आजादी के बाद भी समाजवादी चिंतन को, इस धारा को अलग आयाम दिया, अलग गति दी, अलग दिशा भी दी। उसमें से एक नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का लेना बड़ा आवश्यक है। 1910 में उत्तर प्रदेश में जन्म लिए हुए ये व्यक्ति मात्र 57 साल में इस धरती से, इस दुनिया से विदा हो गए। और जब वो दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि टीन के बक्से में चंद किताबें और एक दो जोड़ा धोती और कुर्ता के सिवाय और कुछ नहीं मिला। दुख तो तब इस बात का होता है कि इस लोहिया के नाम पर राजनीति करने वाले 70 के दशक के बाद और खासकर 90 के दशक के बाद के जो नेता हुए, उसमें से कुछ नेता आयरन किए हुए कपड़े को मचोड़ करके पहन करके अपने आप को लोहियावादी बताते थे। उन्होंने लोहिया की आत्मा को न सिर्फ घायल किया बल्कि नई पीढ़ी में समाजवाद और सामाजिक न्याय, ये दोनों गहरे शब्द का बहुत ही विकृत रूप प्रस्तुत किया। क्योंकि जिन बच्चों ने 2000 या उसके बाद जन्म लिया है, जो शायद किताबों में समाजवाद और सामाजिक न्याय आदि शब्द को सुनेंगे, तो उनके जेहन में लोहिया का रूप नहीं आएगा। उनके जेहन में 70, 80 और 90 के बाद जो कथित लोहियावादी समाजवादी नेता थे उनका नाम आएगा, जिसके कारण एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन का चित्र उनके मन में उभरता है। बहरहाल वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं अभी बात करना चाहूंगा कि लोहिया जी को यह माना जाता है कि समाजवादी विचारधारा के वो जनक में से एक थे। यदि अकेले जनक नहीं थे तो जनक में से भी एक। उनके कुछ नारे, कुछ सिद्धांत आज भी रोमांचित करते हैं। उनका दो नारा तो आज भी पुराने जो राजनेता हैं वो लेते हैं कि जिंदा कौम 5 वर्ष तक इंतजार नहीं करता है। एक उनका और नारा था कि अगर सड़कें सूनी हो जाए तो संसद आवारा हो जाती है। और ये वैसे नारे थे, वैसे गढ़े गए नारे थे
जो आज भी लोग उसका नाम लेते हैं और उसके नाम पर राजनीति करते हैं। गैर कांग्रेसवाद और इनका समाजवाद जाति पर आधारित नहीं था। चौखंबा राज की ये बात किए थे। पिछड़ों की राजनीति के संबंध में भी इनका जो इनकी जो विचारधारा थी, वह एक नारा इनका बड़ा था, पिछड़ा पावे 100 में 60। ये सारे नारे थे। मैं आज उस पर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं आज लोहिया, मेरे जैसा एक अल्पज्ञ व्यक्ति जिनको बहुत कम ज्ञान है, वह लोहिया के विचार का विश्लेषण करे, विवेचना करे, ऐसी धृष्टता करना मेरे लिए संभव नहीं। आज मैं बात कर रहा हूं कि बिहार में उस लोहिया का जिसके जीवन का 3 भाग बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला भाग आजादी के पूर्व, यानी 30 से 40 का दशक, दूसरा 40 से 50 का दशक, और उसके बाद 60 तक का दशक। 67 में उनकी मृत्यु हो गई। उस विचारधारा पर कथित रूप से चलने वाले जो लोग थे, और कुछ लोगों ने बहुत शानदार तरीके से उस पर न सिर्फ चला बल्कि उसको निभाया, जिसमें कर्पूरी ठाकुर जी और भोला पासवान शास्त्री वगैरह ऐसे लोग थे। कहा जाता है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी की मृत्यु हुई तो उनका भी हालत वैसे ही था जैसा लोहिया का था। अपनी बेटी की शादी में मुख्यमंत्री होते हुए भी वो विधानसभा से एक मिठाई होता है पंतुआ, उसको खरीद के ले गए थे। और ये बात उनके साथ काम किए हुए एक पुराने नेता, आरजेडी के नेता, कई बार के मंत्री श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कई बार हमसे अनौपचारिक रूप से बात करने के क्रम में बताई थी। भोला पासवान शास्त्री जी के बारे में अभी भी आता है कि उनकी बिटिया, उनके परिवार के लोग रोड पर सब्जी बेचते हैं। वो दौर था, खत्म हुआ। इमरजेंसी के बाद जो दौर आया उसमें कई एक लोग आए, जयप्रकाश जी का जन्म हुआ। तो जयप्रकाश जी का समाजवाद और टोटल रिवोल्यूशन, वो उस विचारधारा को थोड़ा आगे बढ़ाया। और जयप्रकाश जी के बाद बिहार में एक नए जनरेशन के रक्त का प्रवाह हुआ राजनीति में, और उसमें लालू प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी, नीतीश कुमार जी, शरद यादव जी सहित बहुत सारे नेता हुए जो जिन्होंने बिहार की राजनीति को खास करके समाजवादी दृष्टिकोण से और पिछड़ों की राजनीति के दृष्टिकोण से एक नया ऊंचाई दिया, एक नई दिशा और दशा दी। रामविलास जी तो फिर बाद में या फिर शुरू से ही दलितों की राजनीति में वो रहे, लेकिन ये लोग जो है ये मुख्य रूप से पिछड़ों की राजनीति में कई कीर्तिमान बनाया और समाज को नई दिशा दी। आज लाख एबरेशंस के बावजूद इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि 90 में जब लालू प्रसाद जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सामाजिक न्याय, आप यूं समझें कि सामाजिक न्याय और बैकवर्ड पॉलिटिक्स, मोटे तौर पर यद्यपि ये 2 शब्द हैं, लेकिन 90 के दशक के बाद सामाजिक न्याय, समाजवाद और बैकवर्ड का पॉलिटिक्स, ये तीनों आपस में वैसे ही मिल गया जैसे दूध में पानी मिल जाता है, कुछ पता ही नहीं चला। बहरहाल लालू प्रसाद जी 90 के दशक में जब मुख्यमंत्री बने तो एक पूरा पॉलिटिकल डेमोग्राफी लीडरशिप के बदल गई। और सामाजिक न्याय में जो उन्होंने काम किया, मैं एक बार उर्मिलेश जी को सुन रहा था, या फिर बहुत सारे चिंतक, उन पर कई किताबें भी लिखी। इनके धुर विरोधी भी आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय के लिए काम किया, दलितों, पिछड़ों, समाज के वैसे वर्ग जो हाशिए पर खड़े थे, उनको आवाज़ दी, उनको अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। और 90 के बाद से समाज में यह सामाजिक परिवर्तन हुआ। लेकिन हर आंदोलन का एक उम्र होता है और हर प्रश्न के उत्तर का एक मुहूर्त होता है। धीरे धीरे फिर वो भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे, और फिर बाकी जो कहानी है आप जानते हैं, उसको मैं नहीं दोहराना चाहता। 2005 में नीतीश कुमार, जो कभी लालू जी के ही साथी थे, इन्होंने बागडोर संभाली और 2005 से 10 तक
लालू जी जो सामाजिक न्याय का काम किए, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में वो गति नहीं आ सकी। खास करके सामाजिक माफ़ कीजिएगा, आर्थिक और शैक्षणिक रूप में वो काम नहीं हो सका, और जितनी आवाज़ उन्होंने दी उस हिसाब से उनकी माली हालत इस वर्ग की और शिक्षा में वो चीज़ नहीं हो पाया। उसके और बहुत सारे कारण थे, लेकिन जब नीतीश कुमार आए तो जो डेवलपमेंट के सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन के डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स थे वो बहुत नीचे थे, इसलिए वहाँ से जो प्रगति हुई तो वो बहुत कंस्पिक्वस हो गई, क्योंकि बेस लेवल बहुत नीचे था। और 2005 से 10 में बहुत प्रसिद्धि इन्होंने कमाई, इसलिए 10 में इनको बहुत ज़बरदस्त वोट भी मिला और अच्छी खासी सीटें आई, जो आप जानते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हर विचारधारा, हर व्यक्ति, हर आंदोलन की एक उम्र होती है। धीरे धीरे यह भी वहीं से भटकना शुरू किया, और फिर इनके इर्द गिर्द देखिए होता क्या, अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू फाइट अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट लॉन्ग एनफ एंड हार्ड एनफ, द एस्टेब्लिशमेंट विल मेक यू ए मेंबर ऑफ इट। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं डेविड थॉमसन, उन्होंने नेपोलियन के संबंध में कहा था कि किसी व्यक्ति का उत्थान जिन कारणों से होता है, कई बार वही कारण उसके पतन का भी होता है। तो नीतीश जी के बारे में भी वही चीज़ें शुरू हुई, इनमें भी वही सब कमियां आई, पद की लोलुपता, इनके लोग भ्रष्टाचार में फंसते गए, और लगातार कुर्सी पर बैठने के लिए तिकड़मबाजी, सिद्धांतों से समझौता करके। आप सोच करके देखिए कि जिस कर्पूरी ठाकुर को एक राजनीतिक चाल के तहत हटाया गया, और जिन लोगों ने हटाया, और ये कथित रूप से कर्पूरी जी के चेले थे, तो फिर उन्हीं के साथ सरकार बनाई। तो जो इनका पलटी मारने के कारण इनके राजनीतिक चरित्र पर दाग लगा, इनके व्यक्तित्व में के दामन में जो यह राजनीतिक धब्बा लगा, इससे मुझे नहीं लगता है कि अब जीते जी इनको छुटकारा मिलेगा। मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि जो 2023 में जातिगत गणना हुई, जाति आधारित गणना, उसके जो आंकड़े आए उसने 3 चीज को स्थापित कर दिया। पहला कि अति पिछड़ों की आबादी यहां बहुत जबरदस्त है, वो आंकड़े सारे उपलब्ध है, आप देख लीजिए। दूसरा कि आर्थिक मोर्चे पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए था, अगर लालू जी के शासन को जोड़ दीजिए तो 90 से 2023, यानी आप मोटे तौर पर 30 साल आप मान करके चलिए, 35 साल, 34-35 साल, तो 34-35 साल में ये 2 पुरोधा जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स के एपिटोमी हैं, जो पर्याय हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार, इन लोगों ने, इसका मतलब तो तय था, ये जातिगत आंकड़े ने तय कर दिया कि इसका मतलब आपने आर्थिक मोर्चों पर आप बैकवर्ड और दलित को वहां तक नहीं पहुंचा सके जहां उनको पहुंचना चाहिए था। शैक्षणिक, दूसरा चीज, शैक्षणिक दृष्टिकोण से वे पीछे ही रह गए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब अति पिछड़े का फिगर आया, या बैकवर्ड में भी, इनफैक्ट आप यूं समझें कि बैकवर्ड पॉलिटिक्स में 4 जातियां बहुत प्रबल है राजनीतिक रूप से, कि यादव, कोयरी, कुर्मी और बनिया, और ये कई एक इतिहासकार, कई एक लेखक, कई एक सामाजिक चिंतक इसको मानते हैं। तो बाकी जो बैकवर्ड क्लास की जातियां हैं और अति पिछड़ा जो नीतीश जी ने ही बनाया, इसको आपको याद होगा कि पंचायत चुनाव के संबंध में हाईकोर्ट में एक मामला गया था, और उसके बाद अति पिछड़ा एमबीसी पहले बोलते थे, वो एक वर्ग बनाया गया। इन्होंने ही दलित में महादलित बनाया, हालांकि बात अलग है कि बाकी सब लोग महादलिते हो गए। तो मैं वो नहीं कहना चाह रहा, मैं कहना चाह रहा था कि इस जातिगत गणना ने 3 चीजों को उजागर कर दिया। पहला, इस कथित सामाजिक न्याय और बैकवर्ड की पॉलिटिक्स के पुरोधाओं ने पूरे इस वर्ग को, मतलब पिछड़ा, टोटल, अति पिछड़ा और दलित के लिए आर्थिक प्रगति जो होनी चाहिए थी, उनकी माली हालत जो सुधरनी चाहिए थी, उसमें फेल कर गए। नंबर 2, इनका शैक्षणिक विकास नहीं हुआ। और नंबर 3,
राजनीति में इनकी वो भागीदारी नहीं हो सकी जिसका इनको आकांक्षा था, क्योंकि बैकवर्ड पॉलिटिक्स के इस पूरे दौर में, मतलब 35 साल के दौर में ज्यादातर इन्हीं 3-4 जातियों से प्रभुत्व बना रहा। अब आप यूं समझ सकते हैं कि यह जो जातिगत गणना का कार्ड था एक तरह से बैकवर्ड पॉलिटिक्स के लिए बूमरैंग कर गया है। अब जो अति पिछड़ा समाज से है या पिछड़े समाज से भी जो वो लोग हैं जिनको लगता है कि मेरी संख्या इतनी है और हमको उस ढंग से भागीदारी नहीं मिल रही है, तो वो लोग एसर्ट करना शुरू किए। और इसी दौर में प्रशांत किशोर की एंट्री होती है 2024 2 अक्टूबर को, जब इनकी जन स्वराज पार्टी बनी। यद्यपि इन्होंने नहीं घोषित किया है कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं या जो है, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि संस्थापक और सुप्रीमो भी यही है। मुख्यमंत्री चाहे जो बने, लेकिन सूत्रधार और संस्थापक तो यही है। अब इस बात पर कई जगह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बैकवर्ड पॉलिटिक्स का विगत 4 दशक से चला आ रहा दौर मुहाने पर खड़ा हो गया है। मुहाने का मतलब होता है जहां से वो नदी का मुहाना, मतलब जहां से वो समुद्र में गिर जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये बैकवर्ड पॉलिटिक्स, पिछड़ों की राजनीति या अति पिछड़ों की राजनीति की जो धारा है, का जो मार्च है, वो एक चौराहे पर खड़ा हो गया है। संजोग से इंडिया टुडे में इस बात को लेकर के एक लेख भी छपा। उर्मिलेश जी एक बहुत नामी गिरामी पत्रकार हैं, उनके यूट्यूब मंच पर भी ऐसी बातें निकली और बहुत सारे किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इस बात की चर्चा शुरू हो गई क्योंकि एक तरफ जातिगत गणना के आंकड़े और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का ये पूरा 2 साल का पदयात्रा बैकवर्ड पॉलिटिक्स और समाजवाद की उपलब्धि नहीं, नाकामियों को उजागर कर दिया। इसलिए यह प्रश्न उठाया जा रहा है और यह प्रश्न मैं पब्लिक डोमेन में छोड़ रहा हूं। आज राजनीति में चिंतक करने वाले, राजनीति को समझने वाले, समाज शास्त्र को समझने वाले इस विषय पर जरूर चिंतन करें। मैं कोई बहुत चिंतक नहीं हूं, लेकिन यह प्रश्न मेरे मन में आया, इसलिए पब्लिक डोमेन में छोड़ रहे हैं। फिर से मैं वो प्रश्न दोहरा रहा हूं कि क्या, मतलब यह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्या बैकवर्ड पॉलिटिक्स और सामाजिक न्याय का यह दौर अपने समाप्ति की प्रक्रिया के प्रारंभ से गुजर रहा है? फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।